कल पूरा एक क्लास पढ़ा दिया, 11th का रिकॉर्डिंग ही नहीं हो गया और 2 लोग बोल के गए थे सर रिकॉर्डिंग करके रखना। हो गया। थर्ड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज किया जाता है लोकस वाले क्वेश्चन में। लेंगे हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इसी डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। थर्ड डेफिनेशन होता है ना। तो थर्ड डेफिनेशन इसमें हम ये जैसे मान लो कोई पॉइंट हमने लिया है, इलिप्स यही है x² a², उसके ऊपर p पॉइंट है, इसके 2 फोकस है s एंड s डैश। ये इलिप्स है x² a² + y² b² = 1। तो यहाँ पे इस p पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या आएगा बताओ? a फोकल डिस्टेंस, ये ps डिस्टेंस कितना आएगा? a - e * mod x एंड ps डैश कितना आएगा? e * mod x, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ps + ps डैश ये 2a के इक्वल आएगा, तो यही इसकी थर्ड डेफिनेशन है। यहाँ पे s एंड s डैश क्या रहेंगे? 2 फिक्स पॉइंट रहेंगे। s एंड s डैश 2 फिक्स पॉइंट रहेंगे, p एक वेरिएबल पॉइंट रहेगा, उसका s से डिस्टेंस, उसका s डैश से डिस्टेंस, दोनों का सम कैसा आ रहा है? कांस्टेंट, ये आ रहा है। अब यहाँ पे तुम बताओ ये ss डैश के बीच का डिस्टेंस 2a से बड़ा है या छोटा है? 2a से छोटा है, क्योंकि 2a डिस्टेंस मींस क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ss डैश मतलब कितना होगा? 2a। तो यहाँ पे ss डैश का डिस्टेंस अगर 2a से छोटा है तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? p पॉइंट का लोकस इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा रहता है? s एंड s डैश 2 फिक्स पॉइंट्स है, p का डिस्टेंस उन दोनों से निकालेंगे हम, उनका सम करेंगे, वो एक कांस्टेंट आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से बड़ा हो गया, मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, क्लियर है ये? ऑनलाइन सर फिर से बताइए ना, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये फोकल डिस्टेंसेस तो मेरे ख्याल से ये तो हम पहले देख चुके हैं इलिप्स के सारे पॉइंट्स में। तो ps डिस्टेंस ये आ जाएगा, ps डैश ये आएगा, और इन दोनों का हमने सम किया तो कितना आ रहा है? 2a। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है? सिर्फ ये चीज गिवन रहती है, ps डैश + ps = 2a। यहाँ पे बोला जाता है s एंड s डैश 2 फिक्स पॉइंट्स है एंड p एक वेरिएबल पॉइंट है। p एक वेरिएबल पॉइंट है और उसका s डैश से डिस्टेंस है, उसका s से डिस्टेंस, दोनों का सम क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। अब हमें p का पूछा जाएगा लोकस। अगर ss डैश के बीच का डिस्टेंस 2a से छोटा हो गया तो उस केस में लोकस ऑफ p क्या आ जाएगा? इलिप्स आ जाएगा। उस इलिप्स में s एंड s डैश उसके क्या रहेंगे? फोकाई, और 2a उसका क्या रहेगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, अगर दूसरी चीज हो गई यहाँ पे p का लोकस, ऐसे लिख लो लोकस ऑफ p इज इलिप्स, अगर ये होता है तो ठीक है, ये पहला। फिर उसके बाद अगर ये हो गया ss डैश = 2a, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर ss डैश 2a के इक्वल आएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के अरे भाई सोच समझ के बोलोगे क्या? सर्कल, हाँ वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कुछ पार्ट आता है उसका। सोचो ss डैश 2a के इक्वल है, तो p पॉइंट को कहां पे लाई करना पड़ेगा ताकि ps डैश + ps = ss डैश? y एक्सिस पे नहीं। कि कोलिनियरिटी की कंडीशन देखी कि हमने, अगर abc कोलिनियर होते तो ab + ac = क्या आ जाए? bc आ जाए। उसी तरीके की चीज होगी देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एस एस डैश एक लाइन सेगमेंट, तो पी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर तुम कहीं पे भी ले लो, तो पी एस डैश प्लस पी एस किसके इक्वल आएगा, एस एस डैश के इक्वल आएगा, और एस एस डैश के इक्वल आएगा 2a के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे p का लोकस क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एस एस डैश, लाइन सेगमेंट आएगा। ठीक है, पूरी लाइन नहीं बोल सकते हम, लाइन सेगमेंट, इसके बीच में उसको लाई करना पड़ेगा अगर ये हो जाता है। लाइन सेगमेंट, locus of p is line segment joining ss dash। क्लियर है ये सेकंड पॉइंट ऑनलाइन वाले? यस सर। यस सर। तो p को यही पे लाई करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, तभी आपके ps dash plus ps is equal to 2a आएगा, दैट मींस ss dash आएगा। फिर उसके बाद तीसरा, अगर ये हो गया, अब ये तो हो गया ss dash 2a से छोटा, ss dash 2a के इक्वल। अब तीसरा क्या होगा, ss dash 2a से बड़ा, तो क्या होगा, ss dash 2a से बड़ा, तो क्या आएगा, अब कुछ थोड़ा सा सोचो तो सही, ट्रायंगल वाली कंडीशन देखो। अगर ये ट्रायंगल तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं तो क्या हो सकते हैं, ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो सकते हैं, है ना, उन तीनों से ट्रायंगल बन सकता है। अगर तीनों कोलिनियर नहीं है तो ये सारी चीजें सोचो। यहाँ पे कोलिनियर वाला तो हो गया, उसके बाद अगर p बाहर भी लाई कर जाता तो उस केस में सर वाई एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट। y एक्सिस कहां से आ गया, वो तो बस मैंने वो फोकल डिस्टेंस लिखने के लिए ये डायग्राम बना लिया, इसको हटाओ, हमें क्वेश्चन में बस ये गिवन रहता है। ये तो वो फोकल डिस्टेंस इसमें ये आते हैं, उसकी वजह से ये किया नहीं है लिखा होगा। अगर मान लो चलो ट्रायंगल बनता है के परपेंडिकुलर में बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अरे रुको तो सही, अब ये बी पॉइंट यहाँ पे मान ले ट्रायंगल बन रहा है, अगर इस लाइन के ऊपर कहीं लाई करता है, कहीं और लाई करता है तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल बनेगा तो ये देखो, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये बताओ, अगर ये कंडीशन गिवन है तो ट्रायंगल बन सकता है क्या, क्योंकि हमें क्या गिवन है, ps डैश प्लस ps 2a है, इन दोनों साइड्स का सम कितना है, 2a है, वो तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही रहेगा, छोटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, लेकिन ss डैश 2a से बड़ा, तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ट्रायंगल गया। फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट तो नहीं बन रहा था, अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, किसी लाइन के ऊपर s डैश के इधर या तो s के इधर लाई करना है, तो ये पॉसिबिलिटी बचती है। तो उसमें भी देख लो, अगर p को हमने यहाँ पे ले लिया तो ps प्लस ps डैश ss डैश से तो बड़ा ही आ रहा है, ये ps प्लस ps डैश क्या तो ss डैश से तो बड़ा ही आ रहा है, तो इस केस में p का कोई भी लोकस नहीं होता है। नो लोकस, क्योंकि 3 पॉइंट से एक पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो ट्रायंगल बनेगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ट्रायंगल बन रहा था मतलब एक तरीके से उसका लोकस इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा वो। ठीक है, क्लियर है वाला पॉइंट, क्या गिवन रहेगा हमें, ps डैश प्लस ps इज इक्वल टू 2a गिवन रहेगा सिर्फ, और वहां पे कंडीशन ये दो फिक्स पॉइंट है 2a के ऊपर रहेगी। अगर ये ss डैश दो फिक्स पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 2a से छोटा हो गया तो वो क्या बनेगा, वहां पे एलिप्स बनेगा। ठीक है, एलिप्स बनेगा, उसमें ss डैश उसके होंगे फोकाई और 2a क्या होगी उसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर ss डैश 2a के इक्वल हो गया तो उस केस में p का लोकस क्या आएगा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ss डैश। लेकिन अगर ss डैश 2a से बड़ा हो गया तो कोई भी ऐसा लोकस पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक, चलो लिखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन तुम। बहुत एडवांस वाले तो बहुत जोर देते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर, मतलब उनको देना बहुत मिनिमम केसेस होते, क्वेश्चन देखना आप कैसे पूछे जाते हैं। चलो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स
whose axes are of length whose axes are of length 6 and 2 into root 6, and their equations are x minus 3y plus 3 is equal to 0 and 3x minus y plus 1 is equal to 0 respectively. तो जिसकी लेंथ 6 है उसका इक्वेशन ऊपर में है, जिसकी लेंथ 2 into root 6 है उसका इक्वेशन ये है। इलिप्स का इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो कौन सी डेफिनेशन? सेकंड और क्या सेकंड ना। थोड़ा रफ वर्क वगैरह भी ढंग से कर लिया करना है ना। रफ वर्क पे जब करोगे छोटा छोटा ब्रैकेट बना बना के एग्जाम में, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूरा पेज भर दिया। इसका फायदा ये होता है क्योंकि जब तुम क्वेश्चन रिव्यू के लिए डालना होता है, कोई आधा छोड़ के उसको रिव्यू में डालने का सोचते हैं ना हम लोग, मतलब आधा सॉल्व हो गया, आगे नहीं हो रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं वहां पे। बाद में टाइम बचने के बाद तो आते ही होंगे वहां पे। तो अगर तुम्हारा रफ वर्क अच्छे से रहेगा तो आधा स्टेप तो तुमने सॉल्व किया हुआ आधा क्वेश्चन, उसके बाद आगे तुम्हें सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा रफ वर्क ही गंदा है, पूरा पता ही नहीं चल पाएगा कि लिखा क्या था हमने, तो वो थोड़ा सा एक सुधार के रखो है ना, उसके ऊपर भी काम करना। मैं लेने वाला हूँ, तुम्हारा पूरा एनालिसिस होगा, 5-6 पैरामीटर्स मैंने डिसाइड किए हुए हैं, वो पूरा बना कर लाऊंगा, एक चार्ट ही आएगा तुम्हारे सामने, मतलब उस बेसिस पे तुम्हारा एनालिसिस होगा, परफॉर्मेंस पुअर, गुड, एक्सीलेंट, ऐसे ग्रेड होंगे। रफ वर्क पे आएगा उसमें तुम्हारे क्लास नोट्स कैसे तुम बनाते हो, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद तुम जो सीन क्वेश्चन होते हैं एक बार सॉल्व करने के बाद उसको सॉल्व कर सकते हो क्या, अनसीन क्वेश्चन में कांसेप्ट ढंग से लगा सकते हो क्या, फॉर्मूले तुम्हें याद है क्या, कब होंगे सर? ये होंगे 12th में, फिर शुरू हो जाने तो बस होने के बाद या फिर फिनिश होने के बाद? कौन सा नहीं होने के बाद बीच में चलता रहेगा, बीच में एक दिन हर एक होगा 4-4 बच्चों का, 6 ग्रुप तो बन ही जाएंगे आराम से, 4-4 बच्चों का लेने में क्या एक दिन तो रुक ही सकते हो यहाँ पे, पूरा दिन ऐसे होगा हमारा। अरे जरूरी होता है वो, बाद में फिर एग्जाम में बहुत हेल्प करता है ये। अभी से लेकिन अगर तुम सोचोगे 1 महीने पहले उसके ऊपर काम करें, उतना ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता एग्जाम में। फिर कोई नहीं, थोड़ा सा लोड आएगा, डर मत जाना उससे,
पता चला लुट गया नहीं करना है हमें बोल के, तो तुम्हारे फायदे के लिए होगा। एक तो यहाँ पे देख लो, इसमें मेजर एक्सिस कौन सा आएगा पहले ये बताओ। इक्वेशन तो मैंने हटा दिया, 6 लेंथ वाला मेजर एक्सिस रहेगा 2 into √6 वाला, 6 वाला मेजर एक्सिस रहेगा, उसका इक्वेशन क्या है x minus 3y plus 3 is equal to 0। इसकी लेंथ 6 है तो ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है। माइनर एक्सिस क्या था 3x minus y plus 1। प्लस 1 इज इक्वल टू 0 2√6, ये माइनर एक्सिस है, तो ये मिल गया हमें। अब उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगा 3x minus y plus 1 upon √10, इसका स्क्वायर अपॉन में सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, तो सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, सेमी होता है ठीक है, वो मेजर नहीं, सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x minus 3y plus 3 upon √10, मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 1। तो ये फिलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो बढ़िया गाने लगा, हमारे यहाँ पे तो गाने लगा के घूमते हैं, गाने लगाते हैं अभी कोरोना का बंद हो गया। आगे आगे घंटा गाड़ी बोल के अब एकदम जब क्लास शुरू होती है ना उसी टाइम पे आती है, आवाज सुनाई तो दी होगी ना, वो जाती भी नहीं है जल्दी। ठीक है, हो गया। अगला बराबर यहाँ पे A and B are two fixed points। A यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स में लिख देना 0,0 and B 2,0 are two fixed points, and P is moving point such that PA plus PB is equal to 6, PA plus PB is equal to 6। Here locus of P is conic, then find the eccentricity of that conic। Here locus of P is conic, then find the eccentricity of that conic। जल्दी से क्या आएगा, P का लोकस कौन सा कोनिक आएगा, एलिप्स आएगा। तो एलिप्स बोलो इसेंट्रिसिटी बताओ क्या आती है क्या है ये बता, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे ए एंड बी उसके क्या रहेंगे, फोकस रहेंगे, और ये 6 क्या रहेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो वहां से ये बताओ, बहुत आसान है, जल्दी। डिस्टेंसेस के टर्म्स में करो ना। फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2/6 2/6 हाँ 6 1/3 आंसर है। फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2AE, एंड मेजर एक्सिस 2A। तो दोनों हमें पता है, यहाँ पे पता है कि नहीं पता है, यहाँ पे ये AB डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, AB इज एंड 2A कितना है 6 है, AB is less than 2A, therefore locus of P is ellipse, locus of P is ellipse आएगा, क्योंकि AB 2A से क्या हो गया, छोटा हो गया। और यहाँ पे A and B उसके क्या रहेंगे,
फोकाई रहेंगे, उसका सेंटर क्या आएगा, उसका सेंटर 1,0 फोकाई का मिड पॉइंट उसका सेंटर रहेगा। ठीक है, उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन इक्वेशन में जाना नहीं है। हमें क्या चाहिए था, उसकी इसेंट्रिसिटी चाहिए थी। ये ए बी फोकाई है, अब यहाँ पे ए एंड बी उसके फोकाई है, तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ए एंड बी आर फोकाई। तो यहाँ पे जो ए बी डिस्टेंस है ये 2AE के इक्वल आएगा, दैट इज 2, एंड 2A कितना गिवन है 6, तो यहाँ से E कितना आ जाएगा 1/3, हो गया। तो इसेंट्रिसिटी 1/3 आ गया। सारी चीजें बता सकते हैं इसके हम इससे। एक्सिस का इक्वेशन, मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, y = 0, x एक्सिस उसका मेजर एक्सिस रहेगा। माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, x = 1, सारी चीजें आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड की तरह ही बन रहा है, अब बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो इधर क्लियर है ना ये ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, तो लिखो और एक इस तरीके का क्वेश्चन अब, if S1 and S2 are two given circles, if S1 and S2 are two given circles, such that S2 lies inside S1, S2 lies inside S1, and find the locus of, then find the locus of center of circle S, center of circle S, which touches C1 internally and C2 externally. C1 internally, C1 S1 sorry S1 and S2 कर लेना, S1 and S2, and ब्रैकेट में लिख लेना S1 and S2 are not concentric नहीं है, ठीक है सर S1 इंटरनली, हाँ S1 को इंटरनली है और S2 को एक्सटर्नली। वो जो सर्कल है ना S1 को इंटरनली टच कर रहा है और S2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उसके सेंटर का लोकस चाहिए। टच कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, लगाओ ना कंडीशन उसकी, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल या रेडियस के डिफरेंसेस के इक्वल, करो उससे। पहले तो सर्कल ढंग से बनाओ ऐसे। हाँ ठीक है, चलो सही है, चल जाएगा ये। नहीं है ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें, कैलकुलेटिव तो कुछ भी नहीं है, सोच है बस इसमें, वो भी थर्ड डेफिनेशन वाली सोच है, अन्य क्यों पलट रहा तो यही आदत तुम्हारी खत्म करनी है रोज।
अरे तो सही बैठा हुआ है सिर्फ, किसको एक्सटर्नली टच कर रहा है उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के इक्वल आएगा, एंड किसी को इंटरनली टच कर रहा है तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आएगा। S1 S2 गिवन सर्कल है तो उसके सेंटर एंड उसकी रेडियस हमें पता है, तो जो सर्कल S है उसका सेंटर हमें पता नहीं था, उसकी रेडियस पता नहीं था, तो उसके एज्यूम कर लेंगे CN R ऐसे कुछ करो। अबे ऐसे मत जाओ, वो C1 C2 ऐसे टर्सी के टर्म्स में रहने दे, C1 C2 ऐसे डिस्टेंस वगैरह मत लगाओ अब यहाँ पे। तो लोकस कैसे आएगा अगर C1 के टर्म्स में रहा? ये कैसे बताया था अभी लोकस तुमने, PA + PB6 बता तो दिया था ना, लोकस ही क्या आता है इलिप्स, ऐसे बताना है लोकस क्या आएगा ये नहीं पूछा है, मतलब हाँ वो क्या बनेगा वो वो पूछ क्या बनेगा ये पूछा है तो बस। इलिप्स बनेगा। मतलब उसका इक्वेशन कोई नहीं पूछ रहा है तुमसे, उसके लिए C1 C2 सब गिवन होना चाहिए हमें, उसके सेंटर्स क्या बनेगा ये पूछा है, तो इलिप्स बनेगा, सर्कल बनेगा, हाइपरबोला, पैराबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दिस भी होता है ऑप्शन, कौन सा टिक करोगे? कुछ नहीं दिख रहा क्या? लग गया इलिप्स से है ना, इलिप्स मेरा इलिप्स कैसे आ गया, दिखा तो नहीं, दिखा क्या है, एक्सप्लेन कर। कुछ नहीं, इंग्लिश टॉपिक इंग्लिश टॉपिक आ गया मेरा। आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बड़ा सर्कल S1, ठीक है, ये बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है S2। अब यहाँ पे बोला गया है कि तीसरा सर्कल है S, वेरिएबल सर्कल है वो उसको कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली, और इसको कैसे टच कर रहा है, इंटरनली, तो वो सर्कल हमने यहाँ पे बना लिया, इसको एक्सटर्नली टच करता हुआ और इसको इंटरनली, ये यहाँ पे S2 है, ये S1 है, तो इसका सेंटर हम मान लेते हैं C2 है, ये बड़े वाले का सेंटर C1, इसका सेंटर C, ठीक है, इसकी रेडियस, बड़े वाले की रेडियस R1 ले ली, इसकी रेडियस R2 जो नोन है हमें, है ना, सर्कल गिवन है मतलब रेडियस पता है, अब ये वेरिएबल सर्कल, इसकी रेडियस पता नहीं थी तो इसकी रेडियस ले लेनी है R, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R + R2 आ जाएगा, एक्सटर्नली टच कर रहा है तो रेडियस के सम के इक्वल, एंड फिर उसके बाद ये बड़ा सर्कल है, ये वाला सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो C1 R1 - R, है ना, बड़े वाले की रेडियस माइनस छोटे वाले की रेडियस, ये आ जाएगा दोनों का सम R1 + R2, तो दिख गया ना, अब यहाँ पे C1 C2 गिवन पॉइंट्स है, C एक वेरिएबल पॉइंट है, C का C1 से डिस्टेंस है, C2 से डिस्टेंस का सम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बताओ C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R1 + R2 से छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, R1 + R2 से छोटा या बड़ा, छोटा। ये जो सर्कल है इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली C1 C2 क्या आ रहा है, लेस देन R1 + R2, क्योंकि एक सर्कल अगर कंप्लीटली दूसरे के अंदर लाई करता है तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 + R2 से तो छोटा आएगा ही, है ना, तो यहाँ से फिर इसका लोकस हमें क्या दिख जाएगा, therefore locus of C is ellipse, उस ellipse में C1 C2 क्या आएंगे, सर वीडियो बंद हो गया सर। मैं बंद हो गया, खत्म हो गई बैटरी, दिख रहा है अब, यस सर अब आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है ना, यस सर। ठीक है।
तो यहाँ पे C1 C2 फोकाई रहेंगे, R1 प्लस R2 क्या रहेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस रहेगा। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। सर ये पूछना अगर पेपर में है तो कैसे करेंगे? अब आ गया ना समझ में? नहीं लेकिन ऐसे कर लो ये कैसे? अब तो आ गया ना, पहले से अब थोड़ी तो ना आ एक्सपेक्ट गया। कर रहे थे, अब तो कर लोगे, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो ठीक है। अब अगला पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का ये क्वेश्चन का काम है। a cos थीटा a sin थीटा। तो यहाँ पे अगर इलिप्स ये है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने p, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, कैसे मतलब उसके पहले ऑक्सिलरी सर्कल एक लिख लो, ऑक्सिलरी सर्कल उसकी जरूरत है, ये हटा ऑक्सिलरी सर्कल एक आएगा क्योंकि उसके हेल्प से ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इसके पहले ऑक्सिलरी सर्कल लिख लो, ऑक्सिलरी सर्कल ए यू एक्स आई डबल एल ए आर वाई, ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल हैविंग major axis, circle having major axis as its diameter, circle having major axis as its diameter is called as auxiliary circle, is called as auxiliary circle। तो जैसे अब अगर हमने ये इलिप्स ले लिया है तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मानता हुआ सर्कल, यही क्या रहेगा, ऑक्सिलरी सर्कल रहेगा। तो यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ऑक्सिलरी सर्कल, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये उसका इक्वेशन रहेगा, है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस को डायमीटर मानता हुआ, तो मेजर एक्सिस को डायमीटर मान रहा तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी 1, तो यहां से उसका इक्वेशन आएगा। तो यहां से बताओ ऑक्सिलरी सर्कल एंड इलिप्स कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इलिप्स आर कॉन्सेंट्रिक, और ये उसका इक्वेशन है x स्क्वायर बाय, इस इलिप्स के लिए लेकिन ध्यान रखना x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके लिए ऑक्सिलरी सर्कल क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसमें लिख लो ऑक्सिलरी सर्कल एंड इलिप्स आर कॉन्सेंट्रिक and radius of auxiliary circle is equal to semi major axis, and radius of auxiliary circle is equal to semi major axis। तो अगर हमें इंग्लिश पता होगा तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक सेक्शन बी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो वो डिस्कशन के टाइम पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स is so very circle। ठीक है, ये इलिप्स ऑक्सिलरी सर्कल आ रहा है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेना है हमें, तो क्या लेंगे बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे p के, पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा a sin थीटा
अब हमने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर डाला मेजर एक्सिस के ऊपर, P से परपेंडिकुलर डाला मेजर एक्सिस को, इलिप्स को कहां पे कट कर रहा है, ये Q पे। तो इस Q का x कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, A cos theta. a cos थीटा, वो तो सेम रहेगा। अब ये Q पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वहां से जब हम उसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाता है इसका b sin थीटा। इसको तुम सेटिस्फाई करवाओ, उसमें तुम्हें मिल जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना आता है, b sin थीटा आता है। ठीक है, तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगा, x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta। ये इलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta। और यहाँ पे थीटा कहलाता है इसका इसेंट्रिक एंगल, एंड थीटा हो जाता है यहाँ पे इसेंट्रिक एंगल। तो ये बताओ कौन सी लाइन बनाती है और किसके साथ बनाती है ये एंगल थीटा, क्या OQ लाइन बनाती है क्या मेजर एक्सिस के साथ, नहीं, एक्स एक्सिस के साथ नहीं ना, वो कौन सी लाइन बनाती है, OP। वो जो पॉइंट है इलिप्स के ऊपर उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर पॉइंट आएगा वो लाइन बनाती है मेजर एक्सिस के साथ, यहाँ पे मतलब एक्स एक्सिस के साथ। तो ये इसेंट्रिक एंगल, ये भी पॉइंट एक अलग है। यहाँ पे जल्दी जल्दी हम क्या बोल देते हैं, OQ की लाइन बना रही है, लेकिन नहीं, वो लाइन कौन बनाती है, वो OP लाइन बनाती है। वो P पॉइंट कहाँ लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है। थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, लिखो तो क्वेश्चन लिखो। find the eccentric angle of point on the ellipse, eccentric angle of point on the ellipse x square by 6 plus y square by 2 is equal to 1, whose distance from center is 2। सर रिपीट कीजिए। Find the eccentric angle of point on the ellipse x square by 6 plus y square by 2, whose distance from the center is 2, equal to 1। ellipse है ना पे, equal to 0 क्यों? जल्दी से, अरे आसान है, ट्रिग्नोमेट्री तो डिस्टेंस निकालो ना उसका, सेंटर कितना है इसका, 0 0 0 0 से किसका डिस्टेंस चाहिए हमें, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे उसके ऊपर जो पॉइंट है उसके, √6 cos थीटा √2 sin थीटा, निकालो 0 0 से डिस्टेंस एंड 2 के इक्वल कर दो। अब ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं आती है कि नहीं आती, आती है ना, हाँ तो फिर करो। और यहाँ पे लिख लेना, ये इसेंट्रिक एंगल जो है ना 0 to 2 पाई के बीच में वैरी करता है।
क्योंकि जब 0 to pi by 2 तो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल फर्स्ट, pi by 2 to pi to सेकंड, pi to 3 pi by 2 थर्ड एंड 3 pi by 2 to 2 pi फोर्थ। फिर उसके बाद अगर हम घूमेंगे तो रिपीटेशन आ जाएगा, तो वो 0 to 2 pi के बीच में वैरी करता है। पाई बाय सिर्फ pi by 4 प्लस माइनस आएगा ना √2 तो 0 to 2 पाई उधर भी प्लस cos स्क्वायर थीटा का 1/2 आ रहा है, तो cos थीटा प्लस माइनस 1/√2 तो निगेटिव ही तो हो रहा है। अरे हाँ तो pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4 एंड 7 pi by 4। ऐसे डायग्राम से भी हमें 4 पॉइंट दिख ही रहे हैं। एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, एक सेकंड का होगा, एक थर्ड का होगा, एक फोर्थ का होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसका सेंटर से डिस्टेंस 2 है, तो वो पॉइंट √6 cos थीटा √2 sin थीटा ये ले लेंगे। अब यहाँ पे OP डिस्टेंस 2 है, तो OP डिस्टेंस देखो क्या आ जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 6 cos स्क्वायर थीटा, तो ये अंदर में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा इसके साथ दे दिया तो 2 बन गया इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू pi by 4, 3 pi by 4, 5 pi by 4 एंड 7 pi by 4। तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उसके लिए pi by 4, सेकंड वाला उसके लिए 3 pi by 4, थर्ड वाला उसके लिए 5 pi by 4 एंड फोर्थ वाले के लिए 7 pi by 4। ठीक है, अगला find the distance from the center of point P on the ellipse x square by a square plus y square by b square, x square by b square plus y square by b square is equal to 1, and whose radius ब्रैकेट में लिख लेना लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट, ये ब्रैकेट में लिख लेना। whose radius line joining center and point makes angle alpha with x axis, √a square cos square alpha plus b square sin नहीं बेटा, अभी वो अल्फा एंगल दूसरा है। यहाँ पे मैंने इसी वजह से बोला पॉइंट एंड सेंटर को ज्वाइन करने वाला, तो अल्फा उसका इसेंट्रिक एंगल है क्या पी पॉइंट का, नहीं है, ध्यान रखो थोड़ा। यहाँ पे ये इसकी गिवन है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, इसका सेंटर से डिस्टेंस निकालना है और ये लाइन अल्फा बनाती है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम a cos अल्फा b sin अल्फा नहीं लिख सकते, अल्फा इसका इसेंट्रिक एंगल नहीं है। बताओ कैसे करें इसको, बहुत आसानी से बच सकता है ये, थोड़ा सा सोचो।
सर उल्टा जाएंगे सर ए cos अल्फा ए sin अल्फा लिखेंगे। क्या क्या? ए cos अल्फा ए sin अल्फा। हाँ वो सही है, लेकिन ए मत बोलना वहां पे। मान लो ये डिस्टेंस हमें चाहिए r, ये ओपी डिस्टेंस ही चाहिए था ना, ये डिस्टेंस हमने ले लिया r ले लिया। अब ये अल्फा एंगल है तो p के कोऑर्डिनेट्स r एंड अल्फा के टर्म्स में बताओ। r cos अल्फा r cos अल्फा r sin अल्फा। है ना, r cos अल्फा r sin अल्फा, और ये p पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से वाला आ जाएगा। हो गया, यहाँ पे p इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है तो वहां से r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो हम r निकालेंगे 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन b स्क्वायर। हो गया, वो डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? अल्फा एंगल यहाँ पे इसेंट्रिक एंगल नहीं है। अगर मैं बोलता ये p पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता, तब अल्फा एंगल उसका क्या था, इसेंट्रिक एंगल होता। यहाँ पे Isentric angle। ये बंद हो गया, बोलते ही तेरा बंद हो गया। हाँ कोई नहीं, चलो है ठीक है। अभी उसका प्रॉब्लम होगा, उसका प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है, चलो अगला, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to position of point with respect to ellipse, position of point with respect to ellipse। तो x square by a square plus y square by b square is equal to 1, ये ellipse है और पॉइंट है x1, y1। तो यहाँ पे जो s1 आएगा वो है x1 square by a square y1 square by b square minus 1। अगर ये पॉजिटिव आएगा, ये इक्वल टू 0 आएगा एंड ये लेस देन आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन, तो ये आउटसाइड, ये ऑन द इलिप्स और ये इनसाइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाइपरबोला में बस उल्टा होगा, सर्कल में पैराबोला में इलिप्स में से s1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, s1 इक्वल टू 0 तो इनसाइड, s1 लेस देन s1 इक्वल टू 0 तो ऑन द इलिप्स एंड s1 लेस देन 0 तो इनसाइड द इलिप्स। देखो क्वेश्चन, find the position of 3, 2 with respect to ellipse x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1। x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1। इनसाइड आ रहा है ना, ट्रांसवर्सल के बन रहा है 4 और हां इनसाइड, s1 लेस देन 0 तो इनसाइड। ठीक है, इनसाइड आएगा, तो ये x1 लेस देन 0 तो इनसाइड। नेक्स्ट,
find the value of alpha for which point P alpha comma minus alpha lies inside the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. हो गया? -12/5 to 12/5 आसान से क्वेश्चन होते हैं ये बहुत बार आते कैसे है क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट लिखा तो क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है अल्फा? नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना? ये -12/5 टू 12/5 तो ये अल्फा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला कॉर्ड जॉइनिंग। इसको तुम पूरा सर्कल के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे सर्कल में भी कॉर्ड जॉइनिंग हमने θ1 θ2 देखा था। क्या होता है उसका इक्वेशन? x/a cos θ1 minus θ2 plus y/b cos sin θ1 minus θ2 is equals to cos θ1 plus उल्टा बोला तूने। x/a cos θ1 plus θ2 upon 2 plus y/a sin θ1 plus θ2 upon 2 is equal to cos θ1 minus θ2 upon 2। इलिप्स के केस में बस एक ही जगह पे आ जाएगा v। देखो कॉर्ड जॉइनिंग p θ1 and q θ2 p θ1 and q θ2 on ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1। इस इलिप्स के ऊपर x square by a square plus y square by b square is equal to 1। तो दो पॉइंट है यहाँ पे P, जिसका एक का इसेंट्रिक एंगल वो θ1 उसका इसेंट्रिक एंगल था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स a cos θ1 b sin θ1। फिर उसके बाद q का इसेंट्रिक एंगल a cos θ2 b sin θ2। तो ये इक्वेशन ऑफ PQ। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x/a cos θ1 plus θ2 upon 2 y/b sin θ1 plus θ2 upon 2 is equal to cos θ1 minus θ2 upon 2। ये उसका इक्वेशन आता है। और ट्रिक ढूंढ लो याद करने की, एक ही से 4-5 चीजें याद हो जाए इस तरीके से। जैसे सर्कल का याद किया तो इलिप्स का है ना, हाइपरबोला का उसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे ये करके रखो। ठीक है, लिखो अब इसमें क्वेश्चन। फाइंड द equation of chord of the ellipse. Find the equation of chord of the ellipse x square by 25 plus y square by 25 y square by 16 x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1. Joining two points
joining 2 points P pi by 4 and Q 5 pi by 4. Q pi by 4, P pi by 4 and Q 5 pi by 4. तो जल्दी से बताओ। हो गया? हो गया? तो इलिप्स कौन सा था? x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1. तो इसका इक्वेशन x by 5 cos थीटा 1 plus थीटा 2 तो कितना हो जाएगा? 3 pi by 2 upon 2. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 pi by 4. फिर उसके बाद y by 4 sin 3 pi by 4 is equal to cos pi by 4 minus 5 pi by 4 तो minus 5 upon 2. तो ये आ जाएगा यहाँ पे minus pi by 2. फिर थीटा 1 minus थीटा 2 upon 2 ये आ जाएगा। अब उसके बाद cos minus pi by 2 कितना होता है? 0. cos 3 pi by 4 होता है minus 1 by root 2. तो ये minus x upon 5 root 2. ये y upon 4 root 2 is equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा 4x is equal to 5y. ये इक्वेशन है स्मॉल का। ठीक है? ठीक, अगला if chord joining P alpha and Q beta of the ellipse on the ellipse is focal chord then find tan alpha by 2 into tan beta by 2. ये कितना होगा? ब्रैकेट में लिख देना E इसेंट्रिसिटी। E के टर्म्स में आंसर चाहिए। और इलिप्स वही है x square by a square plus y square by b square 1. वहां पे लिख लो इलिप्स। फोकल कॉर्ड है। कॉर्ड का इक्वेशन लिखो और उसको किससे पास करवा दो? फोकस। तो हमारे पास दो फोका है तो दो आंसर आएंगे इसके। ग्यारह 45 तक है ना क्लास? हाँ
cos उसके टर्म्स में आएगा ऐसा सी एंड डी में वो लगा दिया। हाँ तो करो तो उससे बढ़िया यहाँ पे वो cos अल्फा प्लस बीटा को एक्सपांड कर देते हैं बाय 2 को cos a प्लस b वाले से अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 लेके उधर मल्टीप्लाई करके ठीक है और cos अल्फा बाय 2 इनटू cos बीटा बाय 2 को एक तरफ एंड sin अल्फा बाय 2 एंड sin बीटा बाय 2 को एक तरफ फिर डिवाइड कर देते तो tan बनता है। ई प्लस ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस वो एक आया और एक आएगा ना तुमने सिर्फ a कॉमा 0 से पास करवाया वो माइनस a कॉमा 0 से भी तो पास हो सकता है तो उसका भी ध्यान रखो करो। तो वो ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 जो भी आएगा वो करो एक ही जगह माइनस है ना। हाँ तो ए प्लस माइनस 1 हो गया ठीक है यहाँ पे देखो उसका इक्वेशन लिख लेते हैं तो पॉइंट पी है a cos अल्फा b sin अल्फा और ये एक कंडीशन q यहाँ पे आ रहा है तो q यहाँ पे इस तरीके से पास होता हुआ तो हम एक का निकालेंगे तो ये a cos बीटा a sin b sin बीटा ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ PQ तो ये आ जाएगा x by a cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 y by b sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और ये फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास करेगा तो फोकस इसको करेगा सेटिस्फाई। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0 एज इट इज फोकल कॉर्ड as it is focal chord तो a, 0 इसको satisfy करेगा तो ये तो गया बचता है यहाँ पे e cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इफ हम ये ले रहे फोकस a, 0 ले रहे तब जाके और उसके बाद दूसरा भी एक लेंगे तो इसको एक्सपांड कर दो हमें tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 चाहिए इसको एक्सपांड कर देंगे तो ये e cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 minus sin alpha by 2 sin beta by 2 is equal to cos alpha by 2 cos beta by 2 plus sin alpha by 2 sin beta by 2 तो cos alpha by 2 cos beta by 2 को एक तरफ लेके आ जाते हैं
तो वो जब इधर आएगा तो उसका कोएफिशिएंट आने वाला है e माइनस 1 इनटू cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 एंड साइन को उधर लेके जाते हैं तो उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा e प्लस 1 एंड उसके बाद डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो cos से इसको डिवाइड कर देंगे इधर और वो e प्लस 1 उधर चला जाएगा तो यहाँ से हमें मिलेगा tan अल्फा बाय 2 into tan बीटा by 2 is equal to e minus 1 upon e plus 1। ठीक है, and if अगर फोका ये है माइनस ए कॉमा 0 है उस केस में e की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस ही और ये माइनस ही, तो जो हमें मिलने वाला है tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 माइनस e माइनस 1 और माइनस ई प्लस 1, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया तो ये e प्लस 1 अपॉन e माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई गलत लिखा है। क्या गलत लिखा मैंने भी गलत है। 1 माइनस ए लिखा था, e माइनस 1। तो ये आ जाएगा जल्दी करो। नेक्स्ट और दो क्वेश्चन इसके ऊपर, इसके बाद टेंजेंट। फाइंड द क्वेश्चन लिख लो बाकी लिखते रहना इसको। फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर find the locus of foot of perpendicular from the center of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 on the chord joining 2 points whose sum of eccentric angle is pi by 2, whose sum of eccentric angle is pi by 2। मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है और सेंटर से परपेंडिकुलर जो डाला जाता है उसके फुट का लोकस चाहिए। डायग्राम बनाओ, उससे कुछ ना कुछ आइडिया लगेगी। सोचो अमोक।
इसको करने के दो रास्ते हैं। x a root 2 equal to y b root 2 सही है। मतलब x a equal y इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, रूट टू गया। x equal to y b कैसे क्या बताओ। और की इक्वेशन लिख ली और फिर पुट ऑफ परपेंडिकुलर की ये पुट ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन x minus x1 upon a equal to y minus y हो गया। देखते हैं। लेकिन अल्फा माइनस बीटा का क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा देखो अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 है तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पाई बाय 4 होगी वो कॉर्ड की इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा उधर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 करते हैं। उधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना वो इधर है दो इक्वेशन बन गई तीसरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी वो माइनस ए एक्स अपन वो वाली अच्छा इधर से लिखता है। हाँ ऐसे हो गया। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अरे नहीं करना चलो देखो अब यहाँ पे ये कॉर्ड सेंटर से पुट इसका लोकस मान लेते हैं पी अल्फा और ये बीटा, ये पैरामीटर से अल्फा बीटा यहाँ पे हमें नीचे सीधा लोकस चाहिए एच और इसमें ये 0 0। अब यहाँ पे ये पॉइंट एम है, ये ओ है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाता है x by a cos pi by 4, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा pi by 2 गिवन है, तो ये cos pi by 4 आएगा एंड y by b sin pi by 4 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा by 2। तो ये देख लो यहाँ पे ये x by रूट 2a प्लस y by रूट 2b इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो इसका स्लोप कितना आता है, स्लोप ऑफ PQ माइनस b बाय एंड स्लोप ऑफ OP OM कितना आएगा, स्लोप ऑफ OM k बाय h दोनों a का by b -1 -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ PQ into स्लोप ऑफ OM is equal to -1, तो b by a into k by h is equal to 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से भी देखो y is equal to a by b into x, या ठीक है। सोचना पुट ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन उसमें वो थोड़ा गंदा हो जाता है, बहुत इजीली है वो तो तुझे दिख गया। हाँ कोई कोई क्या करेगा, उसको इक्वेट आगे करेगा, सी वाले से हाँ सी वाला उधर आगे इक्वेट करेगा, उससे गंदा हो जाएगा वो बहुत आता है उससे भी। नहीं तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 राइट हैंड साइड जो हाँ राइट हैंड साइड में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 राइट हैंड साइड लो तो चल रहा है एक सने वाला जी कोई इसी एरिया में घूम रही, जा ही नहीं रही हो गाड़ी, कितना कचरा है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये इससे भी खतरनाक है, ये 3 जगह पे आएगा ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे तो हमें कॉर्ड की इक्वेशन पता है उसमें, फिर टेंजेंट का इक्वेशन भी हम थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आएगा। वहां पे बस कॉर्ड की जगह पे रहेगा टेंजेंट, एंड फिर उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन भी हम थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, उसमें बस इक्वेशन अलग अलग, कॉर्ड अभी तो कॉर्ड हम करेंगे, फिर उसके बाद टेंजेंट केस में टेंजेंट आएगा इक्वेशन, एंड फिर उसके बाद किसका इक्वेशन, नॉर्मल का। तो मैं बस एक ही बार बता रहा हूँ इसको, तो समझ जाना कि वो टेंजेंट है, नॉर्मल में भी सेम तरीके से अप्रोच करना है इसको। देखो क्वेश्चन,
समझ लो बस यहाँ पे अप्रोच कैसा है इसका। फाइंड द लोकस ऑफ foot of perpendicular from the center of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 on the chord joining 2 points whose eccentric angle differ by pi by 2 और आगे जब टेंजेंट केस में आएगा तो कॉर्ड हटा के क्या डाल देंगे, टेंजेंट। नॉर्मल में आएगा तो वो कॉर्ड हटा के क्या डाल देंगे, नॉर्मल। करना से है, तुम सोचो अभी 2 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद में बताऊंगा। डायग्राम बना लो पहले, चलो। ये ऐसे होते हैं प्योरली इलिप्स का। अगर कोई टफ क्वेश्चन बना रहा है तो वो ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन प्योरली किसी एक का क्वेश्चन वो देते नहीं एडवांस में। जनरली 2-3 चीजें मिक्स करके सर्कल इलिप्स, सर्कल पैराबोला, सर्कल हाइपरबोला, लाइन ले इस तरीके से। डीपर बाय पाई बाय तो पाई बाय 4 आएगा है वो। अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 2 है, आएगा क्या? हाँ चलो करो, आएगा तो बहुत बढ़िया। बढ़ो आगे। चलो इसको सोच के रखना, 1:30 बजे वाले में हम इसको करेंगे, ठीक है? 1:30 से 2:30 में भी पढ़ाऊंगा मैं। 1:45 1:30 बजे क्या ऐसे क्या हो गया? 1:45 वाले में, ठीक है? ठीक है चलो।